द हेडिंग इज देयर। आपकी हेडिंग है जो फोर्स चैप्टर चल रहा था, फोर्स, उसके अब टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो लिखिएगा साथ ही साथ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स जो होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। फर्स्ट होता है आपका बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। और सेकंड आपको पढ़ना है मेरे भाई अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब दोनों की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस फोर्स में क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है। तो देखिएगा, पहली हेडिंग बनाइए बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। समझने की कोशिश करिए। व्हेन टू और more than two, when two or more than two, when two or more than two forces are acting simultaneously, simultaneously on the surface, on the surface of any object, of any object. If the resultant force, if the resultant of all the forces, if the resultant of all the forces remains say remains zero, remains zero, comma, it is called balanced force. It is called balanced force. When two or more than two forces are acting simultaneously on the surface of any object, if the resultant of all the forces remains zero या is zero, it is called balanced force. जब किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर दो या दो से अधिक फोर्सेस लग रहे हों, कंटिन्यूअसली लग रहे हो, साइमल्टेनियसली मीन्स कंटिन्यूअसली उसके ऊपर लग रहे हों, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा आपका? बैलेंस्ड फोर्स में कंडीशन होगी कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी जीरो। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल। इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल रिजल्टेंट, सम ऑफ all forces, that means resultant force, that means resultant force होगा वो। सभी फोर्स को आपको क्या करना है? ऐड कर देना है, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स निकल आएगा। कैसे होता है ये? साइमल्टेनियसली मीन्स कंटिन्यूअसली, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, कंटिन्यूअसली, गैपिंग नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस सरफेस पर रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक।
ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर एक फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं? कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ये मार्कर रखा हुआ है, तो ये मार्कर हमारे हाथ पर फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं? ये मार्कर हमारे हाथ पे लगा रहा होगा तो हमारा हाथ भी तो मार्कर पे लगा रहा होगा। ये दोनों कांटेक्ट में है। ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होना भी जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो वहां बैलेंस फोर्स की कंडीशन नहीं होगी। तो इस सरफेस ने भी इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स इधर लगाया। मान लीजिए एक फोर्स मैंने इधर से लगा दिया, इधर को इसमें तो इधर से लगा दिया इधर। मतलब दो फोर्स या दो से ज्यादा फोर्स होने चाहिए। दो तो कम से कम होने चाहिए फोर्स। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये मान लीजिए मैंने F1 फोर्स था, ये मैंने लिखा F2, ये ले लिया F3 और ये हो गया हमारा F4। कितने भी फोर्स हो सकते हैं। अब मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मान लीजिए ये राइट साइड है, ये प्लस मान लिया, और ये लेफ्ट साइड नेगेटिव अपवर्ड प्लस होता और नेगेटिव डाउनवर्ड होता। अब जब आप रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, अगर वैल्यू इनकी पूछी जाए तो F1 की वैल्यू इक्वल होगी किसके? F2 के। और F3 की वैल्यू होगी F4 के इक्वल। इक्वल फोर्स लगेंगे हमेशा। अगर बैलेंस में है इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो किस में है मेरे लाल? रेस्ट में। इक्वल फोर्स लगेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। F1 हमारा कैसा था? नेगेटिव था। F2 हमारा कैसा था? पॉजिटिव था। लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे दोनों। डायरेक्शन तो अलग अलग है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, बराबर का फोर्स लगेगा। F3 प्लस का है और F4 माइनस का है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होंगे इनके? इक्वल होंगे। अगर हम उनका रिजल्टेंट फोर्स निकालें, Fr निकालें, तो इन सबको ऐड ही तो करना पड़ेगा। देखो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। Fr का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस। अब जरा देखो, F1 किसके इक्वल है? F2 के। या F2 किसके इक्वल है? F1 के। तो F1 की जगह आप F2 रख दो, या F2 की जगह F1 रख दो। तो F1 माइनस F1, F1 तो वैसे रहने दिया, F2 की जगह माइनस F1 रख दिया। और F3 है तो उसी जगह F4 रख दिया, तो माइनस F4 प्लस F4 सब कट गए। कितना आ गया? जीरो। तो रिजल्टेंट कितना आ गया? ये जीरो। Fr की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। सब कट गया, कितना बचा? जीरो तो बचा। ये किसके इक्वल आ गया? जीरो के। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो आ गया। तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर फोर्स लग रहे हो अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट में होगा। इसमें होगा रेस्ट में। हम रेस्ट में होते हैं क्यों? क्योंकि हम जितना फोर्स अर्थ पर लगा रहे होते हैं, अर्थ भी उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगा रही होती है। तभी ऑब्जेक्ट होता है बेटा रेस्ट में। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब होता है कि भैया जी वहां पर बैलेंस फोर्स की ही कंडीशन है। आप जब सो रहे होते हो तो आप रेस्ट में होते हो, क्या रेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपके ऊपर सारे फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है। दो ही फोर्स होते हैं, हम लेटे होते हैं तो हम लगा रहे होते हैं अपना फोर्स बेड पर, और बेड हमारे ऊपर लगा रहा होता है। तो दो फोर्स काम कर रहे होते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ देते हैं कि कुछ क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी। बैलेंस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, तो उन पॉइंट को हम जान लेते हैं कि बैलेंस फोर्स से होता क्या क्या है। या इसका पहले हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको। एग्जांपल की बात करो अगर आपसे, अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर गेम आप लोगों ने बचपन में बहुत खेला होगा। टग ऑफ वॉर खेला है? रस्सी वाला नहीं खेला? दो लोग इधर खींच रहे होते हैं, दो लोग इधर खींच रहे होते हैं रस्सी को, वही तो होता है टग ऑफ वॉर गेम।
अब देखो, ये एक पॉइंट होता है, एक रस्सी होती है, यहाँ पर एक गांठ लगा दी जाती है, यहाँ कुछ लोग, यहाँ कुछ लोग, यहाँ कुछ लोग, यहाँ कुछ लोग, ऐसे लगे होते हैं, दो तीन चार पांच जितने भी हों। तो ऑब्जर्वर क्या देखता है, इस पॉइंट को देखता है, अगर इधर गया और इधर गया तो क्या कहते हो, ये जीत गई टीम, ये जीत गई, मतलब इनका फोर्स ज्यादा हो गया, इनका फोर्स कम हो गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनका फोर्स, ये जो F1 है और ये जो F2 है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। F1 अगर प्लस है तो F2 कैसा होना चाहिए, माइनस डायरेक्शन है, मतलब अपोजिट होना चाहिए। लेकिन उनके मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, सेम। अगर ये वाला पॉइंट यही रहता है, कांस्टेंट यही रहता है, तब क्या होगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि F1 बराबर है F2 के। F1 प्लस F2 करोगे आप तो F1 माइनस F2, वो F1 की जगह क्या रख दोगे आप, माइनस F2 प्लस F2, ये कट पिट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। मतलब अगर रिजल्टेंट फोर्स, कितने भी फोर्स लग रहे हो, हजारों फोर्स क्यों ना लग रहे हो, अगर उन सभी फोर्स को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो आ रहा है, तो वहां पर बैलेंस फोर्स की कंडीशन होगी। तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर लें, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, बैलेंस्ड फोर्स डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब अब जब हमने रेस्ट की कंडीशन पढ़ी थी, डज नॉट चेंज, रेस्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई थी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा, मतलब मोशन नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये था कि उस पर जितनी भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे के सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन नहीं कर पा रहा था। तो जो बैलेंस फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या नहीं करता है, मोशन में नहीं ला सकता है। इट ऑलवेज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शंस, इन अपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल मैग्नीट्यूड, विद इक्वल मैग्नीट्यूड। जितने भी फोर्स लगेंगे, जितने भी फोर्स लगेंगे, वो सारे के सारे फोर्स कैसे होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी मेरे भाई, अपोजिट होगी। अगली प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स can change the shape and size of an object, can change the shape and size of an object। आपने देखा होगा, एक बैलून है, मान लीजिए ये बैलून लिया हमने, ये बैलून लिया, इसको इधर से प्रेस करा, इसको इधर से प्रेस करा, तो बैलून की जो कुछ शेप है वो इस तरीके से हो जाती है, बैलून की शेप इस तरीके से हो जाती है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। मान लीजिए एक हाथ से ए किया, एक हाथ से F2 किया, तो इनकी शेप क्या हो रही है बेटा, चेंज होती चली जा रही है। तो ये था हमारा बैलेंस फोर्स की कंडीशन। बैलेंस फोर्स आप ऐसे याद कर लोगे। गॉट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन these points. Now come to the second heading, that is unbalanced force. Next point is there, unbalanced force, unbalanced force, unbalanced force।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स जस्ट अपोजिट है बैलेंस्ड फोर्स का, जस्ट अपोजिट है बैलेंस्ड फोर्स का अनबैलेंस्ड फोर्स। बिल्कुल वैसा ही लिखना है, बस रिजल्टेंट फोर्स इसका जीरो नहीं होगा। तो बिल्कुल वैसा ही लिखना है। when two or more than two when two or more than two forces are acting simultaneously on the surface of any object, if the resultant of all applied forces does not equal to zero, it is called balanced force, unbalanced force, unbalanced force। अब कंडीशन बदल गई, दो फोर्स होंगे, दो से ज्यादा फोर्स होंगे, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मान लीजिए वैसा ही मैंने एक सरफेस लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, इस पर मैंने एक F1 फोर्स लगाया, इधर F2 लगा, इधर F3 लगा, इधर F4 लगा। अब इसमें F1 बड़ा भी हो सकता है F2 से, या F2 बड़ा हो सकता है F1 से, F3 बड़ा हो सकता है F4 से, या F4 बड़ा हो सकता है F3 से। कोई भी फोर्स बड़ा हो सकता है ये दोनों आपस में बराबर हों, ये वाला बड़ा हो जाए, तो इनका जो टोटल फोर्स होगा वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। क्लियर ना बात? तो आपने देखा होगा कि हम हिलते डुलते हैं, हम जब चलते हैं तो अनबैलेंस फोर्स से ही चल पाते हैं। बात समझ में आ रही है कि अर्थ जितना फोर्स हम पे लगा रही हो और हम फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर आगे के लिए, लगाते हो तभी चल पाते हो। और देखते हो कि जब आप खड़े हुए हो और जब आप वॉशरूम में जाते हो, वॉशरूम में खड़े होते हो, कभी कभी साबुन डला होता है तो आप फिसल के गिर जाते हो, तो वहां पर क्या होता है, किसी ना किसी एक फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई या कम हो गई तो आप फिसल के गिर गए। बात समझ में आ रही है ना? ये कंडीशन होती है इसकी अनबैलेंस फोर्स की। ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा किससे होगा, ग्रेटर देन जीरो। कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। जो एफ आर होगा वो किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, इक्वल नहीं हो सकता है। ये बात तो मैंने बताई थी, इक्वल नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो अगर आपसे अब मैं बोलूं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, एक तो ये मोशन में ला सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला, जैसे रेस्ट में है और ज्यादा फोर्स हमने अप्लाई कर दिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये उसकी स्पीड को भी कम कर सकता है। मान लीजिए साइकिल से चला जा रहा है, मैंने उससे ज्यादा फोर्स लगाया तो वो पीछे आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड को कम भी कर सकता है। स्पीड को बढ़ाने का काम भी अनबैलेंस का होता है और कम करने का भी अनबैलेंस फोर्स का काम होता है। और भी अगर बोलूं तो ये स्टॉप भी कर सकता है उस ऑब्जेक्ट को एक जगह पर। और भी अगर मैं बोलूं कि मैं बैलून को एक साइड से ज्यादा दबा दूं, एक साइड से कम दबा दूं, तो क्या उसकी शेप और साइज चेंज नहीं होगी। तो इसका काम शेप
एंड साइज भी चेंज कर सकता है। ये शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। ये है कुछ प्रॉपर्टी। दैट मीन्स unbalanced force can move a stationary object. Unbalanced force can change the speed, that means decrease or increase the speed. It can stop a moving object. It can change the shape and size of an object. तो ये थी आज के वीडियो में हमारी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की कहानी। अब हमें इसके आगे पढ़ना है न्यूटन्स लॉ। ये फोर्स की कहानी खत्म हुई अभी तक। ये फोर्स क्या होता है, फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, बात समझ में आ गई। तो अब आपको कल से पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी में हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया और इनर्शिया के टाइप्स के बारे में। तो कल मिलते हैं अपने टाइम पर। तो जब तक के लिए अच्छे से रहिए भैया, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।